नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गोधरा कांड के बारे में बताता हूँ। 2002 के गुजरात दंगे, जिसे 2002 गुजरात पोग्रोम के रूप में भी जाना जाता है, पश्चिमी भारतीय राज्य गुजरात में 3 दिनों की अंतर सांप्रदायिक हिंसा थी। प्रारंभिक घटना के बाद अहमदाबाद में 3 महीने तक हिंसा का प्रकोप रहा, राज्यव्यापी। अगले वर्ष के लिए मुस्लिम आबादी के खिलाफ हिंसा का अधिक प्रकोप था। 27 फरवरी 2002 की गोधरा में एक ट्रेन को मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा जलाने से 58 हिंदू कार सेवकों की मौत हो गई थी, जो अयोध्या से लौट रहे थे। इससे गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ एकतरफा हिंसा का माहौल बन गया। इसमें लगभग 790 मुसलमानों एवं 254 हिंदुओं की बेरहमी से हत्या की गई, जिंदा जला दिया गया था। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर हिंसा को शुरू करने और निंदा करने का आरोप लगाया गया था, क्योंकि पुलिस और सरकारी अधिकारी थे जिन्होंने कथित रूप से दंगाइयों को निर्देशित किया था और उन्हें मुस्लिम स्वामित्व वाली संपत्तियों की सूची दी थी। हालांकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2014 के आम चुनावों से पहले नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी गई थी। 27 फरवरी 2002 की सुबह अयोध्या से अहमदाबाद लौट रही साबरमती एक्सप्रेस गोधरा रेलवे स्टेशन के पास रुक गई। विध्वंसक बाबरी मस्जिद स्थल पर एक धार्मिक समारोह के बाद अयोध्या से लौट रहे यात्री हिंदू तीर्थयात्री थे। रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन यात्रियों और विक्रेताओं के बीच एक बहस छिड़ गई। तर्क हिंसक हो गया और अनिश्चित परिस्थितियों में ट्रेन के 4 डिब्बों ने अंदर फंसे कई लोगों के साथ आग पकड़ ली। परिणामी संघर्ष में 59 लोग, 9 पुरुष, 25 महिलाएं और 25 बच्चे जलकर मर गए। गुजरात सरकार ने गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के.जी. शाह को इस घटना को देखने के लिए एक व्यक्ति आयोग के रूप में स्थापित किया, लेकिन पीड़ितों के परिवारों में और मोदी के शाह के कथित निकटता को लेकर मीडिया में नाराजगी के बाद सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश टी.टी. नानावती को अब 2 व्यक्ति आयोग के अध्यक्ष के रूप में जोड़ा गया। विवरण पर जाने के 6 साल बाद आयोग ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि आग एक आगजनी की घटना थी, जिसमें 1 से 2000 स्थानीय लोगों की भीड़ थी। गोधरा के एक मौलवी और मौलवी हुसैन हाजी इब्राहिम उमरजी और नानुमियन नामक एक बर्खास्त केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारी को आगजनी के पीछे मास्टरमाइंड के रूप में प्रस्तुत किया गया था। 24 एक्सटेंशन के बाद आयोग ने 18 नवंबर 2014 को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहलका पत्रिका द्वारा जारी एक वीडियो रिकॉर्डिंग द्वारा आयोग के निष्कर्षों को सवाल में कहा गया, जिसमें अरविंद पंड्या ने गुजरात सरकार के वकील को दिखाया, जिसमें कहा गया था कि शाह नानावती आयोग के निष्कर्ष भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रस्तुत दृश्य का समर्थन करेंगे। भाजपा, जैसा कि शाह उनके आदमी थे और नानावती को रिश्वत दी जा सकती थी। फरवरी 2011 में ट्रायल कोर्ट ने 31 लोगों को दोषी ठहराया और भारतीय दंड संहिता की हत्या और साजिश के प्रावधानों के आधार पर 63 अन्य को बरी कर दिया, यह कहते हुए कि घटना पूर्व नियोजित साजिश थी। दोषी ठहराए गए लोगों में से 11 को मौत की सजा और अन्य 20 को जेल में उम्र कैद। नानावती शाह आयोग द्वारा मुख्य साजिशकर्ता के रूप में प्रस्तुत मौलवी उमरजी को सबूतों के अभाव में 62 अन्य आरोपियों के साथ बरी कर दिया गया। 2005 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने भी इस घटना की जांच के लिए एक समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश उमेश चंद्र बनर्जी ने की। समिति ने निष्कर्ष निकाला कि आग ट्रेन के अंदर लगी थी और सबसे अधिक आकस्मिक थी। हालांकि गुजरात उच्च न्यायालय ने 2006 में फैसला सुनाया कि यह मामला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर था और यह समिति इसलिए असंवैधानिक थी। चिंतित नागरिक न्यायाधिकरण (CCT) ने निष्कर्ष निकाला कि आग एक दुर्घटना थी। कई अन्य स्वतंत्र टिप्पणीकारों ने भी निष्कर्ष निकाला है कि आग लगभग निश्चित रूप से एक दुर्घटना थी, यह कहते हुए कि टकराव का प्रारंभिक कारण कभी भी निर्णायक रूप से निर्धारित नहीं किया गया है। इतिहासकार आइंसली थॉमस एम्ब्री ने कहा कि ट्रेन पर हमले की आधिकारिक कहानी यह पाकिस्तान द्वारा आदेश के तहत लोगों द्वारा आयोजित और बाहर की गई पूरी तरह से निराधार थी। ट्रेन पर हमले के बाद विश्व हिंदू परिषद ने राज्यव्यापी बंद या हड़ताल का आह्वान किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के हमलों को असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया था और हिंसा के बाद इस तरह के हमलों के लिए आम प्रवृत्ति के बावजूद हड़ताल को रोकने के लिए राज्य द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। सरकार ने राज्य भर में हिंसा के शुरुआती प्रकोप को रोकने का प्रयास नहीं किया। स्वतंत्र रिपोर्टों से पता चलता है कि राज्य के भाजपा अध्यक्ष राणा राजेंद्र सिंह ने हड़ताल का समर्थन किया था और मोदी और राणा ने भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि ट्रेन पर हमला आतंकवाद का कार्य था, न कि सांप्रदायिक हिंसा की घटना।
स्थानीय समाचार पत्रों और राज्य सरकार के सदस्यों ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाने के बयान का इस्तेमाल किया, बिना सबूत के कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी द्वारा ट्रेन पर हमला किया गया था और स्थानीय मुसलमानों ने उनके साथ मिलकर हमला करने की साजिश रची थी। राज्य में हिंदू स्थानीय अखबारों द्वारा झूठी खबरें भी छापी गईं, जिनमें दावा किया गया कि मुस्लिम लोगों ने हिंदू महिलाओं का अपहरण और बलात्कार किया है। कई खातों में मुस्लिम समुदाय पर हुए हमलों का वर्णन है, जो 28 फरवरी ट्रेन में आग लगने के एक दिन बाद से शुरू हुआ था, क्योंकि मोबाइल फोन और सरकार द्वारा जारी किए गए प्रिंटआउट में मुसलमानों के घरों और व्यवसायों को सूचीबद्ध करने के लिए अत्यधिक समन्वय किया गया था। ट्रकों में पूरे क्षेत्र में मुस्लिम समुदायों में हमलावर पहुंचे, भगवा वस्त्र और खाकी शॉर्ट्स, हिंदू राष्ट्रवाद की अनौपचारिक वर्दी और विभिन्न प्रकार के हथियारों को धारण किया। कई मामलों में हमलावरों ने मुस्लिम स्वामित्व वाली या कब्जे वाली इमारतों को जला दिया, जबकि आसन हिंदू इमारतों को छोड़ दिया गया। हालांकि पुलिस को पीड़ितों से कई कॉल किए गए थे, लेकिन उन्हें पुलिस ने बताया कि हमारे पास आपको बचाने के लिए कोई आदेश नहीं है। कुछ मामलों में पुलिस ने उन मुसलमानों पर गोलीबारी की जिन्होंने अपना बचाव करने का प्रयास किया था। दंगाइयों ने अपने हमलों का समन्वय करने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया। 28 फरवरी को दिन के अंत तक राज्य भर के 27 शहरों और शहरों में कर्फ्यू घोषित कर दिया गया था। एक सरकारी मंत्री ने कहा कि हालांकि बड़ौदा और अहमदाबाद में हालात तनावपूर्ण थे, स्थिति नियंत्रण में थी और जो पुलिस तैनात की गई थी वह किसी भी हिंसा को रोकने के लिए पर्याप्त थी। बड़ौदा में प्रशासन ने शहर के 7 क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया। तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक एमडी एंथनी ने गोधरा में संवेदनशील क्षेत्रों में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की। गृह राज्य मंत्री गोवर्धन जदाफिया ने माना कि ट्रेन जलने के लिए हिंदू समुदाय से कोई प्रतिशोध नहीं होगा। मोदी ने कहा कि हिंसा अब उतनी तीव्र नहीं रही जितनी पहले हुई थी और यह जल्द ही नियंत्रण में आ जाएगी, और अगर स्थिति में सुधार हुआ तो सेना को तैनात करके पुलिस का समर्थन किया जाएगा। एक शूट टू किल ऑर्डर जारी किया गया था। हालांकि 1 मार्च तक राज्य सरकार द्वारा सेना की तैनाती को रोक दिया गया था, जब सबसे गंभीर हिंसा समाप्त हो गई थी। 2 महीने से अधिक की हिंसा के बाद संसद के ऊपरी सदन में केंद्रीय हस्तक्षेप को अधिकृत करने के लिए एक मत दिया गया। विपक्ष के सदस्यों ने आरोप लगाया कि सरकार 10 साल से अधिक समय में भारत में सबसे खराब दंगों में मुस्लिम लोगों की रक्षा करने में विफल रही है। अनुमान है कि हिंसा के दौरान 230 मस्जिदें और 274 दरगाहें नष्ट हो गईं। सांप्रदायिक दंगों के इतिहास में पहली बार हिंदू महिलाओं ने भाग लिया, मुस्लिम दुकानों को लूटा। यह अनुमान लगाया गया है कि हिंसा के दौरान 150,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। यह अनुमान लगाया जाता है कि हिंसा को नियंत्रित करने की कोशिश के दौरान 200 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई, और ह्यूमन राइट्स वॉच ने बताया कि असाधारण वीरता के कार्य हिंदुओं, दलितों और आदिवासियों द्वारा किए गए थे जिन्होंने मुसलमानों को हिंसा से बचाने की कोशिश की थी। हिंसा के बाद यह स्पष्ट हो गया कि कई हमले न केवल मुस्लिम आबादी बल्कि मुस्लिम महिलाओं और बच्चों पर भी केंद्रित थे। ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे संगठनों ने हिंसा के दौरान राहत शिविरों के लिए अपने घरों से पलायन करने वाले पीड़ितों की मानवीय स्थिति को संबोधित करने में विफलता के लिए भारत सरकार और गुजरात राज्य प्रशासन की आलोचना की। मुस्लिमों का बहुमत। तीस्ता सीतलवाड़ 28 फरवरी को अहमदाबाद के मोरजारी चौक और चारदिया चौक जिलों में हुई। पुलिस की गोली से मारे गए सभी 40 लोग मुस्लिम थे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और श्रीलंका की सभी महिला अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से बनी एक अंतर्राष्ट्रीय तथ्य खोज समिति ने बताया, राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को आतंकित करने की रणनीति के रूप में यौन हिंसा का इस्तेमाल किया जा रहा था। यह अनुमान लगाया जाता है कि कम से कम 250 लड़कियों और महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर उन्हें जला दिया गया। बच्चों को जबरदस्ती पेट्रोल पिलाया गया और फिर आग लगा दी गई। गर्भवती महिलाओं को चपेट में लिया गया और फिर उनके अजन्मे बच्चे के शरीर को दिखाया गया। नरोदा पाटिया में 90 की लाशों की सामूहिक कब्र थी। 36 औरतें थीं। दंगाइयों ने घरों में भी पानी भर दिया और पूरे परिवारों को अंदर ही अंदर जला दिया। महिलाओं के खिलाफ हिंसा में उन्हें नग्न छीनना, वस्तुओं के साथ उल्लंघन करना और फिर मारना भी शामिल था। कल्पना कनवीन के अनुसार बलात्कार एक सुव्यवस्थित, जानबूझकर और पूर्व नियोजित रणनीति का हिस्सा थे, और जो तथ्य हिंसा को राजनीतिक पोग्रोम और नरसंहार की श्रेणियों में रखते हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के अन्य कार्यों में एसिड अटैक, मारपीट और गर्भवती होने वाली महिलाओं की हत्या शामिल थी। बच्चों को उनके माता पिता के सामने भी मार दिया गया था। जॉर्ज फर्नांडीज ने हिंसा पर संसद में एक चर्चा में राज्य सरकार के अपने बचाव में व्यापक हंगामा किया, यह कहते हुए कि यह पहली बार नहीं था कि भारत में महिलाओं का उल्लंघन
बच्चों को जिंदा जलाकर मार दिया गया था और जो लोग सामूहिक कब्र खोदते थे उनके भीतर मौजूद शवों को मान्यता से परे जले हुए और बुझाए हुए के रूप में वर्णित किया गया था। बच्चों और शिशुओं को आग में फेंके जाने से पहले ही उन्हें मार दिया गया था और उन्हें अलग रखा गया था। रेणु खन्ना ने मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ यौन हिंसा के बारे में बताते हुए लिखा है कि जीवित बचे लोगों ने बताया कि इसमें जबरन नग्नता, सामूहिक बलात्कार, गैंग रेप, उत्परिवर्तन, शरीर में वस्तुओं का प्रवेश, स्तनों को काटन, पेट में मरोड़ और प्रजनन शामिल हैं। अंगों, महिलाओं के शरीर के अंगों पर हिंदू धार्मिक प्रतीकों की नक्काशी। चिंतित नागरिक न्यायाधिकरण ने बलात्कार के उपयोग की विशेषता एक समुदाय के वशीकरण और अपमान के लिए एक उपकरण के रूप में दी। समिति द्वारा गवाही दी गई। कहा कि एक द्रुतशीतन तकनीक पोग्रोमस में अनुपस्थित हेथरो के बिना, लेकिन इस बार सबूतों में बहुत बड़ी संख्या में मामलों में जानबूझकर विनाश किया गया था। यौन हिंसा के अधिकांश मामलों में कुछ महिलाओं को छोड़कर पीड़ित महिलाओं को नग्न कर परेड कराई जाती थी, फिर सामूहिक बलात्कार किया जाता था और उसके बाद उन्हें मान्यता से परे जला दिया जाता था। मॉब के नेताओं ने छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किया, कुछ की उम्र 11 वर्ष से कम थी। उन्हें जिंदा जलाने से पहले यहां तक 20 दिन के शिशु या उसकी मां के गर्भ में पल रहे भ्रूण को भी नहीं बख्शा गया। वंदना शिवा ने कहा कि हिंदुत्व के नाम पर युवा लड़कों को जलाना, बलात्कार करना और मारना सिखाया गया है। गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार और एहसान जाफरी की हत्या पर लिखते हुए डायन बंशा ने कहा है कि जब जाफरी ने भीड़ को महिलाओं को छोड़ने के लिए भीख मांगी तो उन्हें सड़क पर घसीटा गया और जय श्री राम कहने से इनकार करने पर उन्हें परेड करने के लिए मजबूर किया गया। फिर उसके साथ मारपीट की गई और उसे आग लगा दी गई, जिसके बाद दंगाइयों ने लौटकर 2 छोटे लड़कों सहित जाफरी के परिवार को जलाकर मार डाला। नरसंहार के बाद गुलबर्ग 1 हफ्ते तक आग की लपटों में रहा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि हिंसा के दौरान 10,000 से अधिक हिंदू विस्थापित हुए। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गोधरा की घटना के बाद 157 दंगे मुसलमानों द्वारा शुरू किए गए थे। जमालपुर में एक हिंदू आवासीय क्षेत्र महाजन नो वंडो में निवासियों ने बताया कि मुस्लिम हमलावरों ने लगभग 25 हिंदू निवासियों को घायल कर दिया और 1 मार्च को 5 घरों को नष्ट कर दिया। सामुदायिक प्रमुख ने बताया कि पुलिस ने त्वरित प्रतिक्रिया दी, लेकिन वे बेअसर थे क्योंकि हमले के दौरान मदद करने के लिए उनमें से कुछ मौजूद थे। बाद में 6 मार्च को मोदी द्वारा कॉलोनी का दौरा किया गया, जिसने निवासियों से वादा किया कि उनका ध्यान रखा जाएगा। 17 मार्च को यह बताया गया कि मुसलमानों ने अहमदाबाद के दानिलेमदा इलाके में दलितों पर हमला किया। हिम्मतनगर में एक व्यक्ति को कथित तौर पर मृत पाया गया जब उसकी दोनों आंखें बाहर निकल आई थीं। अहमदाबाद के सिंधी मार्केट और भंडेरी पोल क्षेत्रों में भी कथित तौर पर भीड़ द्वारा हमला किया गया था। इंडिया टुडे ने 20 मई 2002 को बताया कि अहमदाबाद में हिंदुओं पर छिटपुट हमले हुए। 5 मई को शाह आलम इलाके में मुस्लिम दंगाइयों ने भीलवास इलाके पर हमला किया। हिंदू डॉक्टरों द्वारा एक हिंदू डॉक्टर को चाकू मारने के बाद मुस्लिम क्षेत्रों में अभ्यास करना बंद करने के लिए कहा गया था। फ्रंटलाइन पत्रिका ने बताया कि 5 मार्च तक बरामद 249 निकायों में से अहमदाबाद में 30 हिंदू थे। मारे गए हिंदुओं में से 13 की मौत पुलिस कार्रवाई के परिणामस्वरूप हुई थी और कई अन्य लोग मुस्लिम स्वामित्व वाली संपत्तियों पर हमला करते हुए मारे गए थे। हिंदू इलाकों पर मुस्लिम लोगों द्वारा किए गए अपेक्षाकृत कम हमलों के बावजूद 24 मुसलमानों की पुलिस गोलीबारी में मौत हो गई थी। गुजरात में घटनाएं 24 घंटे के समाचार कवरेज के युग में भारत में सांप्रदायिक हिंसा का पहला उदाहरण थीं और दुनिया भर में प्रसारित हुई। इस कवरेज ने स्थिति की राजनीति में केंद्रीय भूमिका निभाई। मीडिया कवरेज आमतौर पर हिंदू अधिकार के लिए महत्वपूर्ण था। हालांकि बीजेपी ने कवरेज को गुजरातियों के सम्मान पर हमला के रूप में चित्रित किया और शत्रुता को अपने चुनावी अभियान के एक भावनात्मक हिस्से में बदल दिया। अप्रैल में हुई हिंसा के बाद महात्मा गांधी के पूर्व घर साबरमती आश्रम में एक शांति बैठक आयोजित की गई थी। हिंदुत्व समर्थकों और पुलिस अधिकारियों ने लगभग 1 दर्जन पत्रकारों पर हमला किया। राज्य सरकार ने सरकार के जवाब की आलोचना करने वाले टेलीविजन समाचार चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया और स्थानीय स्टेशनों को अवरुद्ध कर दिया गया। हिंसा को कवर करते हुए कई बार स्टार न्यूज़ के लिए काम करने वाले 2 पत्रकारों के साथ मारपीट की गई। मोदी का साक्षात्कार लेने से वापसी यात्रा पर जब उनकी कार भीड़ से घिरी हुई थी, भीड़ में से एक ने दावा किया कि उन्हें मार दिया जाएगा। उन्हें अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य होना चाहिए। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने मीडिया नैतिकता और घटनाओं पर कवरेज में अपनी रिपोर्ट में कहा कि समाचार कवरेज अनुकरणीय था, केवल कुछ मामूली खामियों के साथ। हालांकि स्थानीय अखबारों संदेश और गुजरात समाचार की भारी आलोचना हुई।
रिपोर्ट में कहा गया है कि संदेश ने सुर्खियां बटोरी जो लोगों को भड़काने, सांप्रदायिक करने और आतंकित करने के लिए होगा। अखबार ने एक विहिप नेता के एक शीर्षक का भी इस्तेमाल किया जिसमें शीर्षक था खून से बदला। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुजरात समाचार ने बढ़ती भूमिका निभाई है तनाव, लेकिन पहले कुछ हफ्तों में हॉकिश और भड़काऊ रिपोर्टाज पर अपनी सारी कवरेज नहीं दी। पेपर ने सांप्रदायिक सद्भाव को उजागर करने के लिए रिपोर्ट की। गुजरात टुडे को संयम दिखाने और हिंसा की संतुलित रिपोर्ट के लिए प्रशंसा दी गई। गुजरात सरकार की स्थिति को संभालने पर गंभीर रिपोर्टिंग ने हिंसा को नियंत्रित करने में भारत सरकार के हस्तक्षेप के बारे में जानकारी देने में मदद की। संपादकों गिल्ड ने इस आरोप को खारिज कर दिया कि ग्राफिक समाचार कवरेज ने स्थिति को बढ़ा दिया, यह कहते हुए कि कवरेज ने दंगों के भयावहता को उजागर किया। साथ ही साथ लापरवाह अगर नहीं उलझता है तो राज्य का रवैया उपचारात्मक कार्रवाई को आगे बढ़ाने में मदद करता है। कई विद्वानों और टिप्पणीकारों ने राज्य सरकार पर हमलों में उलझने का आरोप लगाया है, या तो हिंसा को शांत करने के लिए किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए या सक्रिय रूप से हमलों की योजना बनाने और निष्पादित करने में विफल रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के विभाग ने हमलों में कथित भूमिका के कारण अंततः नरेंद्र मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा करने से प्रतिबंधित कर दिया। ये आरोप कई विचारों के आसपास हैं। सबसे पहले, राज्य ने हिंसा को कम करने के लिए बहुत कम किया, जिसमें वसंत के माध्यम से हमलों को अच्छी तरह से जारी रखा गया। इसके अलावा कुछ हमलावरों ने मुस्लिम समुदायों और घरों को लक्षित करने के लिए सरकारी सहायता के साथ ही मतदाता सूचियों और अन्य दस्तावेजों का उपयोग किया। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद (VHP) साथ ही मोदी सहित कई राजनेताओं ने भड़काऊ टिप्पणी की और राज्यव्यापी बंद का समर्थन करते हुए तनाव को और बढ़ा दिया। इतिहासकार ज्ञानेंद्र पांडे ने इन हमलों को राज्य आतंकवाद के रूप में वर्णित करते हुए कहा कि वे दंगे नहीं थे, लेकिन राजनीतिक नरसंहार का आयोजन करते थे। पॉल ब्रास के अनुसार एकमात्र निष्कर्ष ऐसे साक्ष्य उपलब्ध हैं जो एक मुस्लिम विरोधी पोग्रोम की ओर इशारा करते हैं जो असाधारण क्रूरता समन्वय के साथ किया गया था। राज्य के हस्तक्षेप की कमी के कारण मीडिया ने हमलों को सांप्रदायिक दंगों के बजाय राज्य आतंकवाद के रूप में वर्णित किया है। कई राजनेताओं ने घटनाओं को कम किया, यह दावा करते हुए कि स्थिति नियंत्रण में थी। Rediff.com के साथ बात करने वाले एक मंत्री ने कहा कि हालांकि बड़ौदा और अहमदाबाद में हालात तनावपूर्ण थे, स्थिति नियंत्रण में थी और जो पुलिस तैनात की गई थी वह किसी भी हिंसा को रोकने के लिए पर्याप्त थी। पुलिस उपाधीक्षक ने कहा कि गोधरा में संवेदनशील इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। गृह राज्य मंत्री गोवर्धन ज़दाफिया ने कहा कि उनका मानना कि हिंदू समुदाय से कोई प्रतिशोध नहीं होगा। 1 मार्च को एक बार सैनिकों को एयरलिफ्ट करने के बाद मोदी ने कहा कि हिंसा अब उतनी तीव्र नहीं थी जितनी की थी और जल्द ही इसे नियंत्रण में लाया जाएगा। मई तक संघीय सरकार के हस्तक्षेप के बिना हिंसा 3 महीने तक जारी रही। स्थानीय और राज्य स्तर के राजनेताओं को हिंसक भीड़ का नेतृत्व करते हुए, पुलिस को रोकते हुए और हथियारों के वितरण की व्यवस्था करते हुए प्रमुख खोजी रिपोर्टों को निष्कर्ष निकालने के लिए कहा गया था कि हिंसा इंजीनियर और लॉन्च की गई थी। हिंसा के दौरान पुलिस थानों और पुलिस अधिकारियों ने पूर्ण हस्तक्षेप को ध्यान में रखते हुए हमले किए। कई मामलों में पुलिस हिंसा में शामिल हो गई। एक मुस्लिम इलाके में 29 मौतों में से 16 लोगों की मौत पुलिस द्वारा इलाके में गोलीबारी के कारण हुई थी। कुछ दंगाइयों के पास मतदाता पंजीकरण सूचियों के प्रिंटआउट भी थे, जिससे वे मुस्लिम संपत्तियों को चुनिंदा रूप से लक्षित कर सकते थे। संपत्तियों के चुनिंदा लक्ष्यीकरण को मुस्लिम वक्फ बोर्ड के कार्यालयों के विनाश द्वारा दिखाया गया था, जो उच्च सुरक्षा क्षेत्र की सीमा के भीतर स्थित था और मुख्यमंत्री के कार्यालय से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर था। स्कॉट डब्ल्यू हिबर के अनुसार हिंसा की योजना पहले से बनाई गई थी और यह कि सांप्रदायिक हिंसा के अन्य उदाहरणों की तरह ही बजरंग दल, विहिप और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS सभी ने हमलों में भाग लिया। ट्रेन पर हुए हमले के बाद विहिप ने राज्यव्यापी बंद हड़ताल का आह्वान किया और राज्य ने इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। चिंतित नागरिक न्यायाधिकरण CCT रिपोर्ट में गुजरात के तत्कालीन भाजपा मंत्री हरेन पंड्या हत्या के बाद से की गवाही शामिल है, जिन्होंने मोदी द्वारा ट्रेन जलाने की शाम को बुलाई गई एक शाम की बैठक की गवाही दी। इस बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे इस घटना के बाद हिंदू राग में बाधा न डालें। रिपोर्ट में पंचमहल जिले के लोनावाड़ा गांव में आयोजित एक दूसरी बैठक पर भी प्रकाश डाला गया, जिसमें राज्य के मंत्री अशोक भट्ट और प्रभात सिंह चौहान, अन्य भाजपा और RSS के नेता शामिल थे, जहां आगजनी और पेट्रोल के लिए कैरोसिन और पेट्रोल के उपयोग पर विस्तृत योजना बनाई गई थी। हत्या के अन्य तरीके जमीयत उलमाए हिंद ने 2002 में दावा किया।
कि कुछ क्षेत्रीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिंसा के अपराधियों के साथ सहयोग किया। दीपंकर गुप्ता का मानना कि राज्य और पुलिस स्पष्ट रूप से हिंसा में उलझी हुई थी, लेकिन कुछ अधिकारी अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में उत्कृष्ट थे, जैसे कि हिमांशु भट्ट और राहुल शर्मा। शर्मा ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य नौकरी ने मुझे इतने लोगों की जान बचाने की अनुमति दी होगी। ह्यूमन राइट्स वॉच ने हिंदुओं, दलितों और आदिवासियों द्वारा असाधारण वीरता के कृत्यों पर रिपोर्ट की है जिन्होंने मुसलमानों की रक्षा करने की कोशिश की थी। हिंसा से राज्य की भागीदारी के आरोपों के जवाब में गुजरात सरकार के प्रवक्ता भारत पांड्या ने बीबीसी को बताया कि दंगा मुस्लिमों के खिलाफ व्यापक गुस्से से भरा एक हिंदू विद्रोह था। उन्होंने कहा, भारतीय प्रशासित कश्मीर और भारत के अन्य हिस्सों में चल रही हिंसा में मुसलमानों की भूमिका पर हिंदू निराश हैं। इसके समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अमेरिकी राजदूत जॉन हैनफोर्ड ने समर्थन किया। भारतीय राजनीति में धार्मिक असहिष्णुता पर चिंता व्यक्त की और कहा कि दंगाइयों को राज्य और स्थानीय अधिकारियों द्वारा सहायता प्राप्त हो सकती है। उन्होंने विश्वास नहीं किया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार दंगे भड़काने में शामिल थी। ऐसी और जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।